हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स एकेडमी में। आज हम सभी नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जो किया गया था यूरोप में, उसको देखने वाले हैं। नेपोलियन ने किस तरीके से यूरोप के राष्ट्रवाद में प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था, उसे देखेंगे। इससे पहले दो टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण, परिणाम और उसके प्रभाव, और दूसरा फ्रांस की क्रांति के कारण, परिणाम और उसका प्रभाव। अगर आप ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उस पिछले वीडियो को देखिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन का योगदान तो समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म स्थान कोर्सिका द्वीप जो फ्रांस के क्षेत्र में था, वहीं हुआ था। प्रारंभ में ये एक सैनिक था। नेपोलियन जो था प्रारंभ में क्या था, एक सैनिक था। 1799 में प्रथम कौंसल का पद संभाला और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन के अंदर बचपन से ही योग्यता और कौशल क्षमता, तीव्र बुद्धि, ये बहुत ही ज्यादा था और उसी के बल पे, उसी योग्यता के बल पे यह एक सैनिक से फ्रांस के सम्राट बन बैठा। नेपोलियन ने जो सुधार किया, जो प्रचार प्रसार किए राष्ट्रवाद के, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आगे है कि राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार नेपोलियन के द्वारा। तो नेपोलियन जो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया, उसे हम मुख्यतः दो रूपों में समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे। पहला है अपने क्षेत्र में सुधार करके। नेपोलियन अपने क्षेत्र में काफी कुछ सुधार किया। यहाँ के किसान, मजदूर, भूमिहीन लोग, गरीब तबके के लोग, इन सब की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो नेपोलियन था वो उद्योग, व्यापार, इसको भी काफी बढ़ावा दिया। उद्योग धंधों का विकास किया। व्यापार में जो ज़्यादा टैक्स लग रहे थे, ज़्यादा टैक्स बढ़े हुए थे, उसमें कर में कमी किया ताकि व्यापारियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इससे व्यापार बढ़ा और उद्योग बढ़ा। इसके साथ ही नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया कि किसी भी पद पर अगर किसी को नियुक्त करना होगा तो पद पे कौन बैठेगा, जो उसका योग्य होगा। ये नहीं कि राजतंत्र के जैसा, तानाशाह शासन जैसा, कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वही उच्च पद पे बैठेंगे, निम्न वर्ग के लोग उस पर नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं, जो योग्य होगा वो पद प्राप्त करेगा। ऐसा कुछ व्यवस्था किया। इसके साथ ही बहुत कुछ सुधार किया था। अब जब अपने क्षेत्र में सुधार किया काफी हद तक, तो स्वाभाविक सी बात है कि आस पड़ोस के जो राज्य थे, आस पड़ोस के जो देश थे, वहां के नागरिकों को ये तो जरूर लगेगा कि हमारे देश में भी सुधार होना चाहिए। और वे लोग अपने देश में सुधार करने के लिए अपने शासक से, अपने राजा से इस बात का जिक्र करेंगे। अगर राजा नहीं सुनता है, शासक नहीं मानता है, तो वे लोग आंदोलन और विद्रोह का सहारा लेंगे। तो उनके मन में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई कि अपने देश का विकास करना है, शासन व्यवस्था बेहतर करना है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, ये जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जो आंदोलन विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है, वो कहीं न कहीं नेपोलियन के ही कारण संभव हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इसने कुछ नहीं किया, ये तो अपने क्षेत्र में सुधार किया, अपने देश में सुधार किया, विकास किया, और इसी के देखा देखी अन्य देश के लोगों में भी ऐसी भावना जागृत हुई कि हमारे देश में भी सुधार होना चाहिए। और उन लोगों ने भी अपने देश में शासन व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन विद्रोह का सहारा लिया। तो एक तो ये कारण हो गया नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का फैलाने का तरीका।
दूसरा देख लीजिए, दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करके। अब बोलिए क्या है? तो नेपोलियन जिन क्षेत्रों पर आक्रमण करता था, जिन देशों पर आक्रमण करता था, वहां के नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना तो जागृत होगी ही होगी। किसी भी देश पर अगर कोई आक्रमण करता है तो वहां के जो नागरिक हैं उनके मन में तो ये भावना उत्पन्न होगी कि अपने देश के लिए सेवा भाव करना है, अपने देश के लिए जान देना है, कुर्बान होना है। तो यही हुआ भी। नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया वहां के लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए यहाँ पे क्या है कि नेपोलियन जब दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करता था तब वहां की जनता के अंदर अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी। तो नेपोलियन क्या किया? एक तो किया अपने क्षेत्र में सुधार किया, इससे राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं फैली। और दूसरा क्या किया कि जब दूसरे देशों पर आक्रमण करता था तो वहां के नागरिकों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में, फैलाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाया था। तो देखिए हम लोग अभी क्या देखें, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान, ये टॉपिक है। थोड़ा सा जान लिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। एक चीज और याद रखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का निधन जो है 1821 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का निधन 1821 में हुआ था। 1815 में यह वाटरलू का युद्ध लड़ा था, और 1815 में जब वाटरलू का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में हार गया, क्योंकि यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, इन सब देशों ने मिलकर के इसको हराया था, क्योंकि ये काफी कुछ सुधार कर रहा था। और वे लोग राजतंत्र के योग मानते थे। लोग चाहते थे कि राजतंत्र ही कायम रहे, तानाशाह शासन वैसा ही कायम रहे, जबकि नेपोलियन वैसा कुछ नहीं चाहता था। तो उन शक्तियों ने क्या किया, 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया। और नेपोलियन जब हार गया तो उसको एक बंदी गृह में डाल दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन का निधन हो गया। तो इस बात को भी, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि 1815 में वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन हार गया था और उसे एक बंदी बना करके एक बंदी गृह में रखा गया एक द्वीप पर। उस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना द्वीप, और वहीं 1821 में इसका निधन हो गया। तो याद रखिएगा। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव के टाइप से देख रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। तो उसी को हम देख लिए, एक अपने क्षेत्र में सुधार करके और दूसरा दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करके। ठीक, तो अब इसे प्रश्न बन जाएगा। देखिए प्रश्न हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में या प्रचार प्रसार में, एक ही बात है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। नेपोलियन की क्या भूमिका थी, ये प्रश्न बन जाना चाहिए। तो बेहतर ढंग से बनेगा प्रश्न। देख लीजिए, हम लोग देख लिए किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और दो चीज और बताए, वाटरलू का युद्ध 1815 में और इसका निधन 1821 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया, पहला अपने क्षेत्र में सुधार करके और दूसरा दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करके। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, और टॉपिक अगर बेहतर ढंग से समझ में आता है तो प्रश्न भी बनेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न को भी बना लें। देखिए इसी प्रकार से हर दिन एक नया टॉपिक लाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और अंतिम में एक उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न दे देते हैं। तो आप लोग उस प्रश्न को सोल्व कीजिए
जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आज का ये प्रश्न रहा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप सभी को, और यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी लाभ प्रदान कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।